हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? 2-4 मिनट ज्वाइन वेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। आवाज आ रही है सभी को? जस्ट 2 to 3 मिनट्स हम लोग वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? क्या हुआ था लास्ट सेशन में?
लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई, कौन बताएगा? बताओ भाई, लास्ट सेशन में क्या हुआ था? कुछ याद नहीं है किसी को भी? ब्राउजर विजिबल है सभी को? ब्राउजर विजिबल है? ब्राउजर विजिबल है सभी को प्रेजेंटेशन? यस यस और सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे ऑप्टिमाइजिंग अवर पेज कंटेंट, राइट? ठीक है, तो अब ये सॉरी होना था। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो चीजें हम लोगों ने समझी थी। सो वहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पहले तो वो क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइए भाई। ओवरव्यू दे दो सर थोड़ा सा। ओवरव्यू दे दूं? ओके, ठीक है। कहाँ से देना है? क्या क्या समझ नहीं आया था? सर मैंने लास्ट क्लास लगाई नहीं थी ना। ओके, लास्ट क्लास लगाई नहीं थी, रुकिए फिर। पेज टाइटल ऑप्टिमाइजेशन से आई थिंक कंटेंट हम लोगों ने जो है कंटेंट की स्ट्रेटेजी वो समझ ली थी। मैं एक बार यहीं से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहली चीज क्या जो हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे, जो पहला पॉइंट था वो था पब्लिश हाई क्वालिटी कंटेंट। मतलब हमें अपनी वेब पेज पे या अपनी वेबसाइट पे हाई क्वालिटी कंटेंट जो है पब्लिश करना है। अब हाई क्वालिटी कंटेंट से हमारा क्या मतलब था? ठीक है, हमारा मतलब था कि ओरिजिनल हो आपका कंटेंट। मीन्स कि आप जो है ना तो रीराइटेड कंटेंट यूज करोगे, ना ही किसी की कॉपीराइटेड इमेज यूज करोगे। आप जो भी यूज करोगे वो अपना खुद का आर्टिकल, खुद का इमेज, खुद का टेक्स्ट, खुद की वीडियोस, वो सारा कुछ जो है ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रीराइटेड कंटेंट, मतलब रीराइटेड का मैंने आपको समझाया था कि रीराइट कैसे किया जाता है। ठीक है, आप लोग उसके लिए जो है क्विल बोर्ड जैसे या स्पिन, कोई भी स्पिन बोर्ड जो है टूल यूज करते हो तो आप जो है स्पिन कर सकते हो अपने कंटेंट को। ठीक है, और कॉपीराइटेड कंटेंट चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लेगरिज्म चेकर आप यूज कर सकते हो टूल। ठीक है, तो प्लेगरिज्म चेकर से आप कंटेंट चेक करोगे कि वो प्लेगराइज तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप जो है जो कंटेंट यूज कर रहे हो वो आपकी खुद की वेबसाइट के लिए एक्सक्लूसिवली होना चाहिए। मतलब अभी की यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप जो कंटेंट एक बार अगर अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी पब्लिश कर लेते हो तो वो दोबारा से आप किसी और वेबसाइट पे या अपनी खुद की वेबसाइट पे या उसी सेम वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करोगे। ठीक है, इन केस अगर आप कर रहे हो तो यू हैव टू यूज कैनोनिकल टैग्स। ठीक है, और वो भी बहुत करेक्टली यूज होने चाहिए कैनोनिकल टैग। ठीक है, इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कैसे जो है कब कैनोनिकलाइजेशन होता है, कब कैनिबलाइजेशन होता है, दोनों चीजों में डिफरेंस भी बताया था। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें कैनोनिकल टैग की, कैनोनिकल टैग का मतलब यही है कि हम लोग जब कंटेंट सेम सेम हो जाता है या डुप्लीकेट कंटेंट यूज करने
करने की बात आती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लोकेशनल कीवर्ड्स में मोस्टली जो है आपका डुप्लीकेट कंटेंट ही यूज किया जाता है, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट ऑन मल्टीपल पेजेस, ठीक है, देन यू मस्ट यूज सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल कैनोनिकलाइजेशन है, मतलब नॉर्मल कैनोनिकल टैग यूज करने का तरीका बताया था, और उसके अंदर भी सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन मैंने आपको बताया था। सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन में अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज कैनोनिकल टैग कैसे यूज करते हैं। सो वी यूज लिंक टैग फॉर स्पेसिफाइंग टू स्पेसिफाई कैनोनिकल टैग प्रॉपरली। सो लिंक और देन वी डिफाइन इट्स रिलेशन बाय यूजिंग रिलेशन rel एट्रीब्यूट, ठीक है। देन वी यूज हाइपर रेफरेंस, मतलब कि हम लोग यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि रेफ कहाँ पर हम लोग जो है रेफर करना चाहते हैं, मतलब कौन सा पेज जो है मास्टर कॉपी है, ठीक है, और कौन सा पेज डुप्लीकेट कॉपी है। एक तरीके से हम लोग ये चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो वट यू आर डूइंग इज कि आप जो है कैनोनिकल टैग मेंशन कर रहे हो प्रॉपरली, और ये बता रहे हो कि भाई जो हाइपर रेफरेंस है, सॉरी, कि भाई कहाँ पर कौन सा जो पेज है वो ओरिजिनल पेज है, तो यहाँ पर आप मास्टर कॉपी का लिंक देते हो। सो अब सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन में क्या किया जाता है, सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन में यू जस्ट प्रोवाइड द सेम लिंक एज ऑफ सोर्स पेज लिंक, मतलब जिस पेज पे आप लोग ये टैग लगाओगे, ठीक है, उसी पेज का लिंक यहाँ पर हाइपर रेफरेंस में दे दोगे। मतलब कि आप ये बता रहे हो कि डुप्लीकेट कॉपी और मास्टर कॉपी एक ही पेज है, मतलब आप का अलग नहीं है, मास्टर कॉपी आपने सेम बताई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन, और जो कि आप याद रखोगे। क्लियर है, ठीक है। और अगर हम लोग योस्ट एसईओ या रैंक मैथ जैसा प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, सो यू डोंट नीड टू मैनुअली ऐड दिस कैनोनिकल टैग एज जो योस्ट एसईओ है या रैंक मैथ है, दे ऑटोमेटिकली पुट कैनोनिकल टैग इनसाइड योर ईच एंड एवरी वेब पेज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को जो कंटेंट है वो कैसा यूज करना है जो कि यूजफुल हो, ठीक है। ऐसा कंटेंट आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे जो यूजफुल ना हो। अब देखिए मैंने इसका ड्रॉबैक बताया था कि अगर आप मतलब आपने क्या किया, आपने इस तरीके से कंटेंट को यूज किया कि वो रैंक हो सके इजीली। तो रैंक होने के लिए आपने क्या ध्यान रखा कि जो आपका क्रोलर है उसको आपका कंटेंट पसंद आए, दूसरा आपका जो जो ह्यूमंस है वो टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर सके आपके वेब पेज पे। टाइम स्पेंड करने के लिए आपने क्या किया, आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा जो उसको पढ़ने में तो मजा आ रहा है, बट एट द एंड उसको कोई भी जो है बेनिफिट नहीं मिला उससे, ठीक है। अब देखिए गूगल को ये तो पता चल जाएगा, या क्रॉलर को ये तो पता, गूगल गूगल मतलब कोई भी सर्च इंजन है उसको ये तो स्पेसिफिकली पता चल जाएगा कि भाई आपका कंटेंट जो है अच्छा है, यूजर टाइम स्पेंड कर रहा है, बट यूजफुल है या नहीं है ये कैसे उसको पता चलेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा भाई। ये मैंने बताया था कि कैसे उसको पता चलेगा, कैसे सिग्नल जाएंगे कि आपका कंटेंट यूजफुल है या नहीं है, बताइए। बताइए भाई कैसे पता चलेगा ये चीज। देखिए ये सिंपल है इस क्वेश्चन का आंसर। मान ली अब देखिए आपको नहीं पता कि आपकी वेब पेज आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद कौन पर्सन सेटिस्फाई हुआ है कौन नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने सस्पेंस इतना अच्छा क्रिएट किया है कि यूजर उसको बहुत लंबे टाइम तक पढ़ रहा है, मतलब यूजर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो सर्च इंजन को भी ये सिग्नल जा रहा है कि हाँ लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है। बट अब ये चीज क्लियर करने के लिए कि किसी मजबूरी में तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है, या फिर उनको जो कंटेंट उन्होंने आपकी वेबसाइट से पढ़ा है वो एक्चुअल में यूज का था या नहीं था उसके, तो वो कैसे पता चलेगा। देखिए अगर यूजर आपकी वेबसाइट के बाद आगे कंटेंट सेम कंटेंट नहीं पढ़ने जा रहा है,
ठीक है, किसी और वेबसाइट पे। दैट मीन्स कि आपका यूजर जो है, आपने सेटिस्फाई कर दिया है, जो उसको कंटेंट मिला है वो उसके काम का था, और वो जो उसका जिस गोल के साथ वो आपकी वेबसाइट पे आया था या वेब पेज पर आया था, वो गोल उसका अकम्प्लिश हो गया है, यानी कि वो सेटिस्फाइड है अपने कंटेंट, आपके कंटेंट से, राइट। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर वो पर्सन, ठीक है, आपका कंटेंट पढ़ने के बाद अच्छे से टाइम स्पेंड किया, अच्छे से उसने कंटेंट पढ़ा, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो बैक जाता है और सिमिलर टाइप का दूसरा कंटेंट पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल क्या जा रहा है कि आपका कंटेंट शायद यूजफुल नहीं लगा पूरा पढ़ने के बाद भी, या ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद भी एक यूजर को, मतलब यूजर को फिर भी दूसरा कंटेंट पढ़ने की नीड पड़ रही है। तो अगर मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस ऐसा बिहेवियर कर रही है, ऐसा बिहेव कर रही है, तो आपके कंटेंट में कुछ ना कुछ इशू है, गूगल को समझ आएगा और सिग्नल जाएगा, अच्छा, ठीक है, मतलब तो गूगल को जब ये सिग्नल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो आपको डाउन रैंक करना शुरू कर देगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपका कंटेंट सिर्फ पढ़ने में अच्छा ना हो, सिर्फ क्रॉलर के लिए अच्छा ना हो, वो यूजर की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे, ठीक है, यूजर उससे कंप्लीटली सेटिस्फाई होकर जाए। जब ये चीज होगी तब आपका कंटेंट जो है अच्छे से रैंक कर पाएगा, राइट। तो ये है आपका कंटेंट दैट इज यूजफुल का मीनिंग। और जो आपने जो करना है यूजफुल बनाने के लिए, वो यही है कि आपके आपका जो यूजर है जिस भी माइंडसेट से आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप एक इवेंट मैनेजमेंट की वेबसाइट रन कर रहे हो और कोई इवेंट प्लान करना चाह रहा है, तो वो बजट देखना चाह रहा है कि उसका कितना एस्टिमेशन लगेगा, ठीक है, क्या क्या चीजें वो इंक्लूड करेगा। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड की हुई है कि भाई यूजर आके प्रॉपर, मतलब मुझे मैजिशियन भी चाहिए, मुझे ये वाली गेम भी चाहिए अपने इवेंट में, मुझे जो है इस तरीके की डेकोरेशन चाहिए, ठीक है, इतने बाय इतने का स्पेस है मेरा, ठीक है, तो ये सारी चीजें जब उसने स्पेसिफाई की, तो जब उसको बजट एलोकेट हो गया, मतलब इतना बजट आपका जो है लगेगा, ठीक है, तो जब यूजर को अगर इससे सेटिस्फेक्शन होगी है, ठीक है, तो वो अगली वेबसाइट पे नहीं जाएगा स्टडी करने। बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, सो ही विल गो फॉर समवेयर एल्स इन सर्च ऑफ अनदर बजट, ठीक है, या फिर रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि आप यूजर को की लाइफ में कुछ प्रॉपर वैल्यू ऐड करो, जिस गोल से वो आ रहा है वो उस गोल को अचीव कर ले आपकी वेबसाइट पे आने के बाद। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है भाई यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, ठीक है। कंटेंट दैट इज वेल रिसर्च। अब देखिए, यूजफुल बनाना है आपको तो आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, ठीक है, आपको 10 12 15 आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, हो सकता है आपको कुछ ऑफलाइन रिसर्च भी करनी पड़े, तो बट इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका कंटेंट जितना ज्यादा वेल रिसर्च हो, बट मान लीजिए अब हम लोग ही है, हम लोग जो है कीवर्ड प्लानिंग के टाइम पे हमने 2 3 वेबसाइट्स ओपन की थी, और दोनों तीनों पे अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स थे। टाइप्स ऑफ कीवर्ड की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है, बट मैंने क्या किया, मैंने कंपैरिजन किया। अब यहाँ पर सिर्फ 4 टाइप ऑफ कीवर्ड लिखे हुए हैं, देखिए, ठीक है, जो मेजर 4 टाइप्स होंगे वो लिखे होंगे, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजेक्शनल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा उसका, ठीक है। अब जितना ज्यादा जो सेटिस्फाई कर पाएगा यूजर को, और प्लस अथॉरिटी उसकी उतनी ज्यादा बिल्ड होगी, देखिए 19 टाइप्स 8 टाइप्स, ठीक है, जितना ज्यादा जो सेटिस्फाई कर पाएगा यूजर को। अब मान लीजिए मैं, आप खुद सोचिए कि मैं आपसे कुछ चीज पूछ के जा रहा हूँ, ठीक है, अब अब क्या हो रहा है कि आपने मेरे को अपनी तरफ से बेस्ट आंसर दिया, बट मेरे को वो सेटिस्फाइड नहीं लगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब आपके एक फ्रेंड के पास और जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने उससे पूछा, अब मेरे को उससे वो सेटिस्फाइंग आंसर मिल गया। सो आप खुद समझिए कि जो ये दोनों एक्टिविटीज देख रहा होगा कि मैं आपके पास भी गया हूँ और आपके फ्रेंड के पास भी गया हूँ, और तो उसको क्या लगेगा,
ठीक है, उसको यही लगेगा कि भाई पहले वाला बंदा जो था उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाया बंदा, ठीक है, तभी वो दूसरे के पास गया, ठीक है, यानी कि दूसरे वाले के बाद वो तीसरे वाले पे नहीं गया, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले ने अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया उसको। ठीक है, तो ये चीज समझिए कि यहाँ पर एक ह्यूमन नेचर जैसा काम करता है, वैसा ही नेचर, वैसा ही जो चीजें हैं ये एल्गोरिथम्स वर्क करती हैं। ठीक है, तो आपको ह्यूमन नेचर को समझना होगा, ठीक है, कि हाँ अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो वही सेम इम्पैक्ट हमारे यहाँ पर रैंकिंग में पड़ेगा। इनकेस अगर मेरे को मैं किसी कोई मेरे मेजोरिटी ऑफ यूजर्स, मैं थोड़े बहुत यूजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए 80% यूजर्स की बात कर रहा हूँ, 60% यूजर्स तक की बात कर रहा हूँ, तो 60% यूजर अगर सेम एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि वो मेरे वेब पेज पे आने के बाद भी दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो है यही सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, और वो मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो पेज है ये इतना जो है यूजफुल नहीं लग रहा है लोगों को, तो जिस वजह से क्या होगा वो डाउन रैंक कर देगा आपके पेज को। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आर्टिकल्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग आर्टिकल्स में आप अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हो अपने यूजर को, अच्छे से यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छे से जो है वेल रिसर्च कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और कीवर्ड फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाए बिना, मतलब कीवर्ड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए बिना की नंबर ऑफ कीवर्ड्स वहां पर बढ़ा सकते हो। मतलब आपने जहां पर 20 बार कीवर्ड यूज करना था वहीं पे आप 40 बार कीवर्ड यूज करोगे अगर कंटेंट की लेंथ डबल हो गई, बट कीवर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है 2 to 3%। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझनी है आपको कि लॉन्ग आर्टिकल्स क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्यों नहीं, और क्यों क्या वो एल्गोरिथम पे अब जो है इफेक्ट करते हैं, किस तरीके का इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अनबायस्ड कंटेंट, इफ यू आर राइटिंग अबाउट अ सर्टेन टॉपिक और आंसरिंग अ क्वेश्चन, मेक श्योर दैट व्हाट यू राइट इज जस्टिफाइड एंड कवर्स बोथ साइड्स ऑफ अ स्टोरी। मतलब कि अनबायस्ड कंटेंट का मतलब क्या है कि आप जो है अगर कोई टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है, तो वो इस तरीके से लिखेगा कि उसमें कहीं पे भी बायसनेस ना हो। बायसनेस का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप जो है एक पक्ष की तरफ से बात नहीं करोगे, मतलब आप जो है किसी के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं बोलोगे, किसी के लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद था हमारा जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, ऑप्टिमाइजिंग पेज टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपका एक्चुअल ऑन पेज स्टार्ट होता है। देखिए, कंटेंट का भी बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कंटेंट का जरूरी नहीं है, आपको कंटेंट भी बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि मेजर गेम क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस बताऊं तो वो यही है कि पहले आपको वेबसाइट की स्पीड वगैरह पे काम करना है, ठीक है, इंप्रूव करना है सब कुछ। वेबसाइट जब अच्छी हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स प्लान करना है अपनी वेबसाइट के। कीवर्ड्स प्लान करने के बाद क्या है कि आपको कंटेंट प्लान करना है। अब आपने कंटेंट प्लान किया तो उसके अंदर आपको कीवर्ड इंसर्ट करने हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, बस यही मैटर करता है। उसके बाद आपका ऑफ पेज मैटर करेगा, जो मैटर करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर एक भी पॉइंट आपने मिस किया, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर कोई भी एक पॉइंट मिस नहीं करने वाला, वो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो हर चीज बेस्ट से बेस्ट करने वाला है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका जो कॉम्पिटिटर है वो हर चीज बेस्ट से बेस्ट करने वाला है, तो और एक कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको ये चीजें क्लियर है कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी ये सारी चीजें इंप्लीमेंट प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी। एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो आपकी रैंकिंग नहीं आएगी, आप रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकते अपने जो क्लाइंट है या आपने जहाँ जॉब करनी है आपने डिजिटल मार्केटिंग में, वहां रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाओगे। दूसरी चीज, अभी वेब एनालिटिक्स वाला पार्ट रहता है आपका, सो वेब एनालिटिक्स वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए अभी मैंने जैसे एक पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया कि आपका कंटेंट यहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड, ओके, सो मान लीजिए आपको यही पता लगाना है कि आपका कंटेंट लोगों को कैसा लग रहा है। उसके लिए आप क्या क्या फैक्टर्स देखोगे कि लोग आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट ये देखेंगे कैसे, मतलब कि आप ये चीज देखोगे कैसे कि लोग जो है मेजोरिटी ऑफ जो ऑडियंस है वो कितना टाइम आपके एक पेज पर लगा रहे हैं। क्या कोई सॉल्यूशन है आपके पास इसका? बताइए।
ये मैंने पहले बताया हुआ पॉइंट, बताइए कैसे पता चलेगा। बताओ भाई कैसे पता चलेगा ये चीज कि कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। देखिए मैंने आपको बताए थे दो टूल्स, दो टूल्स कौन से थे, मैं एक बार नोटपैड ओपन कर लूं जरा। नोटपैड विजिबल है सभी को? नोटपैड विजिबल है भाई सभी को? सभी को नोटपैड विजिबल है? देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वेबसाइट है उस पे दो तरीके का ट्रैफिक आता है। कौन कौन सा ट्रैफिक आता है? दो तरीके का कौन कौन सा ट्रैफिक आता है मैंने आपको क्या बताया था? एक ह्यूमंस, एक बोट्स आते हैं या रोबोट्स आते हैं। दूसरा क्या कौन आता है? ह्यूमंस आते हैं। इतना तो क्लियर है ना सबको? बताओ भाई, इतना क्लियर है सबको कि हमारी वेबसाइट पे कभी भी जो ट्रैफिक आएगा वो दो तरीके का आएगा, या तो रोबोट्स आएंगे क्रॉल करने के लिए या फिर ह्यूमंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो टूल्स बताए थे कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे रोबोट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एक्टिविटी आप कैसे ट्रैक करोगे कि उनको पसंद आ रहा है आपकी वेब पेज या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्रॉलिंग में कोई इशू तो नहीं है, कौन कौन से पेजेस क्रॉल कर दिए, कौन कौन से नहीं किए हैं, कितने किस पेज में क्रॉलिंग इशू है, ठीक है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी मतलब हम लोगों को। तो उसके लिए मैंने एक टूल बताया था आपको, उस टूल वो टूल था गूगल सर्च कंसोल। मतलब कि गूगल सर्च कंसोल नाम का टूल आप जो है अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। एक टूल है ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस के लिए कौन सा टूल है? गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स से आप ये सारी चीजें पता लगा सकते हो। एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स से ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि आपकी वेबसाइट में, ठीक है, ह्यूमंस जब आ रहे हैं तो उनको कैसा फील कर रहे हैं, फील हो रहा है। क्लियर है इतना? यहां तक में किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब अगर हम बात करें कि गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स, ये अभी मैंने कनेक्ट करना नहीं सिखाया है आपको वेबसाइट के साथ, ये भी हम लोग कनेक्ट करना सीख लेंगे जब हम लोग वेब एनालिटिक्स वाले पार्ट में आएंगे। एक टूल और हम लोग सीखेंगे, गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। ये जो है, अगर मान लीजिए आपको देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं बात करूं कि आपको गूगल का गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करना है, गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करना है, आगे फेसबुक के भी काफी सारे टूल होंगे, ट्विटर के भी काफी सारे टूल होंगे, लिंक्डइन के भी काफी सारे टूल होंगे जो आपको कभी वेबसाइट पे कनेक्ट करने पड़ सकते हैं फॉर फॉर मार्केटिंग पर्पस या फॉर रीमार्केटिंग पर्पस, ठीक है। तो उस केस में अब देखिए ये गूगल टैग मैनेजर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। गूगल टैग मैनेजर क्या है? एक तरीके का ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप कोई भी कोड, यानी कि सर्च कंसोल का कोड हो या एनालिटिक्स का कोड हो, वो आप अपनी वेबसाइट में इजीली लगा सकते हो गूगल टैग मैनेजर के साथ, ठीक है। लगाने को तो आप एक एक टूल भी लगा सकते हो, बट वो
कोड को ही हैवी करेगा, तो आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो है इजीली वो लगा सकते हो और गूगल टैग मैनेजर अपने आप डाटा भेजेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, with tag manager you can add or change your tags as needed. Tag manager supports all tags and offer easy to use turnkey templates for a wide range of Google and third party tags for web and mobile apps। मतलब कि अब देखिए बेनिफिट्स क्या है गूगल टैग मैनेजर बेनिफिट, ठीक है। ठीक है, जीटीएम डजंट रिक्वायर कोडिंग नॉलेज, मतलब अगर गूगल टैग मैनेजर हम यूज कर रहे हैं तो आप कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद से यूज कर सकते हो जो भी यूज करना है। गूगल टैग मैनेजर अलाउज यूजर्स सच एज मार्केटर्स टू इम्प्लीमेंट टैग्स विदाउट एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ कोडिंग। जीटीएम एनेबल्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो मतलब काफी सारी चीजें जो है ये जीटीएम सपोर्ट्स फास्टर पेज लोडिंग स्पीड। कैसे स्पीड इंक्रीज करता है ये देखिए, यहाँ पर ना हम लोगों के एक इमेज है, ठीक है। देखिए ये गूगल टैग मैनेजर है फास्ट, ये सॉरी ये नहीं, देखते हैं। GTM supports faster and page loading speeds, ठीक है। Google Tag Manager is set up so the tags are fired synchronously rather than synchronously, ठीक है। This means that each tag is deployed as soon as it loads instead of waiting for every tag to load। मतलब कि अब क्या होता है ना कि भाई हम लोग जो भी कोड डाल रहे हैं वो जीटीएम में डाल रहे हैं ना कि वेबसाइट में, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग बाद में डीपली पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीज होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। डाउनलोड मतलब कोई हमारी चीज डाउनलोड कर रहा है तो हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहा है तो हम डाउन ट्रैक कर पा रहे हैं, क्लिक कर रहा है तो ट्रैक कर पा रहे हैं, फॉर्म भर रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग जो है ट्रैक कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो काफी कुछ है यहाँ पे, एक्सटेंसिव नॉलेज है मिलेगी हमें, वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज ट्रैक कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जितनी अच्छी हमारी ट्रैकेबिलिटी होगी उतनी ही अच्छी हम लोगों की जो है धीरे धीरे करके रैंकिंग होगी। क्लियर है भाई इतना? यहां तक में किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए भाई, ठीक है। अभी गूगल गूगल टैग मैनेजर भूल जाइए, बस गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल याद रखिएगा क्योंकि मेन हम लोगों को वही जो है इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो उसके बाद देखिए ऑप्टिमाइजिंग पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हम लोग जो है अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे डिस्कस, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ चीज ना समझ आई हो तो पूछ लीजिए भाई, ठीक है। कुछ भी ना समझ आया हो तो पूछ लीजिए। भाई किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट सेशन में पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि कितना आपका जो है कैसा टाइटल होना चाहिए, कैसा डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, ठीक है। और वो क्या रोल प्ले करता है एसईओ के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों का जो है
आई डोंट थिंक, हाँ एक चीज और रह गई कंटेंट में, आप ट्राई कीजिएगा कि एआई बेस्ड कंटेंट भी कम से कम यूज कीजिएगा। वैसे तो गूगल की गाइडलाइन है कंटेंट के लिए कि आप जो है किसी भी सोर्स के थ्रू कंटेंट बनाए, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो यूजफुल हो, कंटेंट जो है लोगों की हेल्प करे, ठीक है। बट फिर भी मैं ये मानता हूँ कि एआई बेस्ड कंटेंट जो है काफी हद तक जो है गूगल उसको जो है अवॉइड करना चाहता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप एआई बेस्ड कंटेंट नहीं भी यूज कर रहे हो और अगर किसी का कॉपीड कंटेंट यूज कर रहे हो, अगर गूगल की माने तो ठीक है, तो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। उसके लिए आप डीएमसीए की वेबसाइट का यूज करते हो, ठीक है। डीएमसीए, डीएमसीए मैंने ये बताया था आपको डीएमसीए का, ठीक है। डिजिट प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन कंटेंट एंड ब्रांड विद डीएमसीए, ठीक है। व्हाट इज डीएमसीए बैज? अ डीएमसीए बैज इज अ सील ऑफ प्रोटेक्शन प्लेस्ड ऑन योर वेबसाइट दैट deters thieves फ्रॉम स्टीलिंग योर कंटेंट, ठीक है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ये बेसिकली एक एक्ट है या कह सकते हो एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप यहाँ